हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है किसी भी कंट्री को अगर बैलेंस ग्रोथ में लाना है तो ये इंडिकेट करता है सिर्फ डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री को किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाए। इसीलिए ये बैलेंस ग्रोथ मॉडल यहाँ पे दिया गया है। तो ये इकोनॉमी में किस तरह से ग्रोथनेस आए और किस तरह से किसी भी कंट्री की जो सेक्टर्स है वो किस तरह से बैकवर्ड सेक्टर को मेन स्ट्रीम में लाने की क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और उसको मेन स्ट्रीम में लाने के साथ साथ उस कंट्री को किस तरह से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में लाना। तो इस तरह से उस कंट्री को किस तरह से बैलेंस ग्रोथ में लाके उस कंट्री को या उस कंट्री की डेवलपिंग में हेल्प करने में ये ग्रोथ बैलेंस तरह से उस कंट्री को मेन स्ट्रीम में लाके उसका ग्रोथनेस बढ़ाने में ये मॉडल यहाँ पे हेल्प करता है। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है उसका यही मोटिव से हर इकोनॉमिक्स अपने अपने यहाँ पे थॉट्स देने में यहाँ पे अपने सुझाव देते हैं। बट यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ में लाने के लिए कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज़ करना सबसे ज़्यादा होगा। तो कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो कई इकोनॉमिक्स अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। जिसमें बैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करने वाले रोडान, रैंगर, नर्क्स और लेविस, इन तरह के इकोनॉमिक्स यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और उनका मानना यह है कि अगर सभी सेक्टर में अगर एक ही साथ लार्ज स्केल में अगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ही वो कंट्री डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री यहाँ पे मेन स्ट्रीम में आने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो कई इकोनॉमिक्स ये समझते हैं जैसे अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को ही यहाँ पे फोकस करें तो ही उस कंट्री को मेन स्ट्रीम में ला जा सकता है। जिसमें जिसमें बर्गरजर, स्ट्रीटन, रोस्टो, हर्षमन, इस तरह के इकोनॉमिक्स यहाँ पे अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल को यहाँ पे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। बैलेंस ग्रोथ मॉडल में तीन तरह के टाइप्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। जिसमें बैलेंस ग्रोथ मॉडल में तीन तरह के इकोनॉमिक्स अपनी तीन तरह के यहाँ पे थॉट्स हमें देते हुए दिखाई देते हैं। जिसमें फर्स्ट है फोकस करते हैं बैकवर्ड सेक्टर को ही यहाँ पे टारगेट करें या उस पे ही फोकस करें जिससे इन्वेस्टमेंट वही सेक्टर में करें जिसमें बैलेंस लाके अदर सेक्टर इक्वल होके उस कंट्री को बैलेंस करने में यहाँ पे हेल्पफुल होगी। सेकंड होता है फोकस ऑन ऑल सेक्टर, जिसमें सभी सेक्टर में एक तरह की जैसे इन्वेस्टमेंट करें और उस कंट्री को बैलेंस ग्रोथ में लाया जा सकता है। यहाँ पे थर्ड हमारा जो एंगल है वो एंगल कहता है कि सिर्फ यहाँ पे उस कंट्री की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इसको ही फोकस करें जिससे इस दोनों सेक्टर को अगर इन्वेस्टमेंट करे तो उस कंट्री की जो दो सेक्टर इम्पोर्टेंट माने जाते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे से ही हेल्पफुल होगी और उससे ही उस कंट्री की जो बैलेंस ग्रोथ है उसे बढ़ने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमें तीन टाइप हमें मिलते हैं। जो बैलेंस ग्रोथ मॉडल को सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक्स, उनके ज़रिए से हमें
तीन तरह के हमें यहाँ पे टाइप्स मिलते हैं। फर्स्ट है फोकस ऑन बैकवर्ड सेक्टर। सेकेंड है फोकस ऑन ऑल सेक्टर। और थर्ड है फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। तो इस तरह से अगर बैलेंस ग्रोथ को अगर हमें यहाँ पे यूज़ करना है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें एक कंडीशन बिटवीन करना है डिमांड एंड सप्लाई को। अगर उस कंट्री की जो डिमांड है और उसके साथ साथ अगर सप्लाई को भी फोकस किया जाए तो उस कंट्री में जो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री में अगर सिर्फ सप्लाई हो तो उसको अगर डिमांड ही नहीं है तो उसकी वजह से जो सप्लाई है वो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर जिसको डिमांड ही नहीं है, ये डिमांड आएगी, इफ़ेक्टिव डिमांड को यहाँ पे फोकस किया गया है। अगर लोगों के पास परचेसिंग पावर अगर होगी तो ही लोग डिमांड करेंगे और कोई भी गुड्स या सर्विस वो बाय करेंगे। यहाँ पे जितना सप्लाई होगा उस सप्लाई को डिमांड भी आना चाहिए, इसको यहाँ पे फोकस करते हैं। अगर ये दोनों भी कंडीशन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी तो ही उस कंट्री को बैलेंस ग्रोथ में यहाँ पे हेल्पफुल होती है उस कंट्री के लिए। तो यहाँ पे ज़रूरत है बैलेंस ग्रोथ, ये इम्पोर्टेंट होगा इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अगर ये दोनों भी यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन पाएगी तभी ही उस कंट्री की जो बैलेंस ग्रोथ है ये होने में हेल्पफुल होती है और जिससे उस कंट्री को जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ने में हेल्पफुल होता है। बैलेंस ग्रोथ मॉडल में यहाँ पे उस कंट्री का जो रोल है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर उस कंट्री की अगर गवर्नमेंट अगर सही डिसीजन लेती है या कई अच्छी तरह की पॉलिसी अगर लाती है और इंटरफेरेंस अगर करती है हर सेक्टर में, अगर हर फील्ड में अगर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अगर अच्छी तरह से बना पाए तो उस कंट्री को यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे बैलेंस ग्रोथ मॉडल में यहाँ पे प्रोफेसर रोडान का किस तरह से व्यू रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल के बारे में अगर किसी ने डिस्कस किया था तो वो फर्स्टली डिस्कस किया गया था प्रोफेसर रोडान के द्वारा। उन्होंने अपनी किताब 1943 में जो पब्लिश हुई थी उसमें उन्होंने डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री का जो बैलेंस ग्रोथ मॉडल है किस तरह से होना चाहिए और क्या क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं वो हमें 1943 के बुक जो उसका नाम था बुक का प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप, इसमें उन्होंने उस कंट्री को किस तरह से यहाँ पे पूरे सेक्टर में या पूरे फील्ड में भारी मात्रा में या लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, जिससे उस कंट्री को ग्रोथनेस बढ़ाने में हेल्प होती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो किसी कंट्री के जो जितने भी बैकवर्ड सेक्टर है वो सभी में लार्ज स्केल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जाना चाहिए, जिससे
एक ही साथ उस कंट्री में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और ये इतनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होगी जिससे उनका जो रिटर्न्स है वो भी सबसे ज़्यादा स्केल में आएगा, और उससे ही उस कंट्री जो किसी स्टक हुई इकोनॉमी में फंसी हुई थी उसको पुश करने में यहाँ पे हेल्प होती है, और उसे उस कंट्री को ग्रोथनेस में जाने में, ग्रोथ रेट में, या उस कंट्री को यहाँ पे उसकी डेवलप होने में हेल्पफुल होती है। ऐसा प्रोफेसर रोडान अपने इस बुक में हमें कहते हैं। तो इसी के साथ से उन्होंने अपने ये सुझाव या अपने थॉट्स देते हुए इस किताब में कहीं भी उन्होंने यहाँ पे ग्रोथ के बारे में या बैलेंस ग्रोथ ऐसा जिक्र नहीं किया है। उनका ये भी मानना था अगर बड़ी मात्रा में अगर हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसी को ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, और इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट, अगर ये इंटरनली या उस देश के या उस कंट्री में अगर इंटरनली यहाँ पे अगर ग्रोथनेस बढ़ती है तो उस कंट्री को यहाँ पे हेल्पफुल होगी। तो इसमें उन्होंने फोकस किया है डोमेस्टिक बेस को। डोमेस्टिक बेस हमें ये कहता है कि उस कंट्री की जो रोड लाइंस है, ट्रांसपोर्टेशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के लोगों की एजुकेशन है, उनके हेल्थ और लोगों का हेल्थ के साथ उनकी जो इनकम है, अगर ये सब सेक्टर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक बेस या अगर फोकस ये बढ़ता है, और ये अगर यहाँ से ही यहाँ पे चेंजेस स्टार्ट होंगे तो ये बेस, जो डोमेस्टिक बेस उन्होंने कहा है, ये और भी स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प होता है। तो यहाँ पे उन्होंने 1943 में जो किताब लिखी थी उसका नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। और उसी के साथ जो उन्होंने फोकस किया है डोमेस्टिक बेस को, डोमेस्टिक बेस जिसमें उन्होंने इंटरनल फैक्टर को या सेक्टर को यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर और सेकेंड होता है इंटरनल। जहाँ पे इंटरनल फैक्टर जो होता है वो लॉन्ग टाइम यहाँ पे उस कंट्री को सपोर्ट करता है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो यहाँ पे फेव टाइम या लिटिल टाइम का ही सपोर्टर होता है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कभी भी उस कंट्री से बाहर जा सकती है, उनके यहाँ पे सोच पे यहाँ पे डिपेंड होगी। अगर उनको किसी कंट्री में अगर प्रॉफिट होता है तभी तक वो रुकेंगे, अगर उनको फॉरेन कंट्री से अगर कोई भी प्रॉफिट आना बंद होता है तो अपने मदरलैंड में या मदर कंट्री में वो जाते हैं या दूसरे और कंट्री में यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर रोडान कहते हैं जो इंटरनल फैक्टर जो है उसे फोकस किया गया है, जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सपोर्ट देता है, तो उस कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, या एजुकेशन लोगों को पूरी तरह से या उनको यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी मिले, तो इस पे ही फोकस करे, जिससे इंटरनल फैक्टर अगर
यहाँ पे स्ट्रांग बनेगा तो उस कंट्री की ग्रोथनेस बढ़ने में हेल्प होगी, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने एक एग्जांपल उनका जो फेमस है, जो शू इंडस्ट्री से रिलेट करता है। उन्होंने कहा है, अगर कोई इंसान या कोई उस कंट्री के जितने भी लोग हैं सब अगर शू इंडस्ट्री में ही यहाँ पे अपनी दुकान अगर खोलते हैं तो सिर्फ यहाँ पे शूज़ ही बेचेंगे तो उस कंट्री के लोगों की दूसरे भी ज़रूरतें होते हैं, जिनके साथ साथ यहाँ पे शूज़ का यहाँ पे सप्लाई तो होगा पर लोगों की ज़रूरतें और भी है। तो लोग सिर्फ यहाँ पे शूज़ खरीदने नहीं जाएंगे, तो और भी यहाँ पे शॉप अगर खुलते हैं या उसके रिलेटेड यहाँ पे इंडस्ट्री और भी बढ़ती है तो उसमें ही यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकती है, ना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान खोल के या सिर्फ शूज़ लोग सब जगह खोलेंगे या उस इंडस्ट्री को ही अगर सपोर्ट देंगे तो यहाँ पे उस कंट्री को यहाँ पे फोकस नहीं किया जाएगा और ना ही उस कंट्री की ग्रोथनेस बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट उनको ये कहना है कि अगर एक ही समय में हर सेक्टर में अगर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट उस कंट्री को इंटरडिपेंडेंट यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ने में या लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ने में और लोगों के हाथों में आने वाला जो इनकम है या करेंसी वो बढ़ती है और यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ती है और जिससे ही लोगों के हाथ में अगर मनी आएगी तो लोग यहाँ पे परचेसिंग पावर बढ़ेगी और जिससे इंटरडिपेंडेंट जो लोगों की इनकम है वो बढ़ेगी और इससे ही यहाँ पे उस कंट्री की यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ने में हेल्प होती है। ऐसा प्रोफेसर रोडान अपने इस बैलेंस ग्रोथ मॉडल में अपना व्यू यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर रोडान के साथ साथ जो प्रोफेसर नर्क्स है उनका भी बैलेंस ग्रोथ मॉडल या उनका जो व्यू है वो भी यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल में इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रोफेसर नर्क्स ने भी यहाँ पे प्रोफेसर रोडान की तरह ही यहाँ पे जो पूरी तरह से हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना जितना ज़रूरी है उससे ही यहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनकी पॉवर्टी। ये पॉवर्टी की वजह से ही उनकी ग्रोथनेस यहाँ पे बढ़ने में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये प्रॉब्लम होने की वजह होती है वो होता है उन लोगों की इनकम कम होना। इनकम कम होने की वजह से उनकी सेविंग कम होती है। सेविंग कम होने की वजह से उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम होता है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से उस कंट्री में प्रोडक्शन यहाँ पे कम लिया जाता है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही यहाँ पे सप्लाई उस गुड्स का कम होता है। इसकी वजह वही होती है, जैसे सप्लाई कम होने की वजह से लोगों के पास इनकम नहीं है, ना ही लोगों का इनकम ज़्यादा कम होने की वजह से ज़्यादा नहीं है तो वो कंजम्पशन भी कम होता है। तो कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड भी गुड्स एंड सर्विस की कम होती है और इसका ही इम्पैक्ट होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो कम होने की वजह से लोगों के पास जो परचेसिंग पावर कम होती है, लोगों को इन्वेस्टमेंट, लोगों की सप्लाई, उसकी डिमांड, ये सभी जगह में जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये साइकिल एक दूसरे पे डिपेंड जो है, यही साइकिल उस कंट्री के लिए उन्हें प्रॉब्लम कर देती है, पॉवर्टी साइकिल को लेके जाती है। अगर इसे ही तोड़ना है या इसे ब्रेक करना है तो सभी सेक्टर में फोकस करना और इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पे प्रोफेसर रोडान की तरह उन्होंने यहाँ पे उनका जो शूज़ इंडस्ट्री का जो एग्जाम्पल है वो पूरी तरह से वो यहाँ पे एग्री है, जिसे वो कहते हैं कि पूरे सेक्टर में या पूरे फील्ड में यहाँ पे लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है जो रोडान ने कहा है। तो जिसे उन्होंने कहा है कि अगर अपनी जो बॉडी होती है, इस बॉडी को अगर डेवलप करना है तो उसकी ज़रूरतें होती है कि हेल्दी डाइट खाना। तो उसी तरह से
अगर उसी तरह से एक अच्छी इकोनॉमी अगर बनानी है तो उसके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है और इससे ही यहाँ पे डेवलपमेंट उस कंट्री की हो सकती है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि बैलेंस अगर करना है तो इसके लिए इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, इसमें बैलेंस लाना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और उस कंट्री की जो गवर्नमेंट की जो रोल है इसे ही भी यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंट दिया गया है। और उन्होंने कहा है अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इसे बैलेंस करे तो यहाँ पे ग्रोथनेस बैलेंस हो सकता है या बैलेंस ग्रोथ हमें मॉडल यहाँ पे जो प्रोफेसर नर्स है उनकी तरह से मिलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 3 सुझाव दिए हैं, सजेशन दिए हैं। फर्स्ट है बैलेंस करना है डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच। सेकंड कहा है उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है ये उसका रोल डिपेंड करता है वो किस तरह से पॉलिसी यहाँ पे बनाती है। थर्ड उन्होंने कहा है बैलेंस करना है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसी तरह से यहाँ पे जो कंट्री की डेवलप होने की और जो एक सर्कल जो बना है पॉवर्टी का और जो उस कंट्री को डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री में साइकिल घूमती हुई जो साइकिल है उसे अगर ब्रेक करना है तो ये 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करना इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा है। बैलेंस ग्रोथ मॉडल को समझने के लिए ड्यूसनबेरी का इफ़ेक्ट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे प्रोफेसर ड्यूसनबेरी ने अपना ड्यूसनबेरी इफ़ेक्ट दिया है या उसे उन्होंने दिया हुआ नाम डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। इससे क्या होता है ये अगर समझे तो ये भी एक सुझाव देता है जो बैलेंस ग्रोथ को यहाँ पे डेवलप करने में ये अगर यहाँ पे जो पॉवर्टी का जो साइकिल है ये ब्रेक करने में किस तरह से हेल्प होगी उस डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री के बारे में उन्होंने ये ड्यूसनबेरी इफ़ेक्ट दिया है। तो ये ड्यूसनबेरी इफ़ेक्ट ये कहता है जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री में इनकम ही कम होती है और ये इनकम कम होने की वजह ही लोगों की परचेसिंग पावर कम होती है। लोगों के पास प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिससे ये सब प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं उस कंट्री को पॉवर्टी साइकिल को बनाने में। तो ये अगर ब्रेक करना है तो उनके नज़रिया से या उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर ये पॉवर्टी साइकिल ब्रेक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है सेविंग करना। ये सेविंग न होने की वजह ही उन्होंने कहा है ये ड्यूसनबेरी इफ़ेक्ट होना। तो ये ड्यूसनबेरी इफ़ेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट होता क्या है? तो ये होता है फॉलोनेस करना या फॉलोइंग कॉस्ट या लोगों का नेचर किस तरह से होता है। तो ये कहता है कि लोग दूसरे लोगों को यहाँ पे फॉलो करते हैं उनकी तरह से रहने जैसा या लग्जरी लाइफ जीने के बारे में, या लोगों को जो यहाँ पे दिखावा होता है ये दिखाने में लोग एक दूसरे को फॉलो करना यहाँ पे पसंद करते हैं। तो ये हमें कहते हैं कि ये ना ही किसी पर्सन टू पर्सन होता है, तो ये किसी कंट्री टू कंट्री भी हमें दिखाई देती है। अगर अंडर डेवलप कंट्री यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री को यहाँ पे अगर फॉलो करते हैं, जैसे उनकी कल्चर, उनकी रहन सहन, उनका जो रूटीन है, अगर उसे डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री उन लोगों को जो डेवलप है उनकी को ही फॉलो कर देते हैं और उनके जो नेचर है, उनका जो रूटीन है, इसे अगर फॉलो करेंगे तो उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह से होती है, ये वो फॉलो करते हैं, जिससे उनकी नज़रिया यहाँ पे उनकी सोच को यहाँ पे नहीं लेते हैं, पर सिर्फ यहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल किस तरह से वो जी रहे हैं इसे ही फॉलो करते हैं। और ये फॉलो करने की वजह ही उनकी यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है। बट ये सिर्फ यहाँ पे उनकी फॉलोनेस सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल के बारे में होते हैं, ना ही उनकी इनकम के बारे में यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि हम देखें जो
डेवलप कंट्री है और जो अंडर डेवलप कंट्री है, इनके जो इनकम लेवल होती है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई देता है। और ये डिफरेंस बढ़ने की वजह ही उस कंट्री की इन्फ्लेशन बढ़ने में हेल्प होती है। अगर ये इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है और लोगों की इनकम यहाँ पे बढ़ने में, और ना ही लोगों की या उस कंट्री की नेशनल इनकम या उनकी प्रोडक्टिविटी अगर नहीं बढ़ती है, सिर्फ लोगों की अच्छी रहन सहन ये एडॉप्ट करती है सिर्फ, ना ही उन लोगों की कंट्री की जो डेवलपिंग है ये ग्रोथनेस नहीं बढ़ती है। तो इसे ही ड्यूसनबरी ने ड्यूसनबरी इफ़ेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट कहा है। यहाँ पे सिर्फ फॉलोइंग जो कॉस्ट है इसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे ड्यूसनबरी द्वारा किया गया है। तो इस तरह से प्रोफेसर मायर और प्रोफेसर बाल्डविन की जो यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल का जो व्यू है वो किस तरह से है, ये भी यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल में हमें इम्पोर्टेंट बन जाता है। और उनकी जो व्यू है, उनका नज़रिया किस तरह से यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करता है, इसे भी हमें समझना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ फोकस किया है, प्रोफेसर मायर और बाल्डविन ने फोकस किया है सिर्फ ग्रोविंग पॉइंट्स को। ये ग्रोविंग पॉइंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ यहाँ पे उस ऐसे सेक्टर में जहाँ से इंस्टेंट रिजल्ट आए, या यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें जिससे रिजल्ट अच्छा आए और इनकम बढ़े। यहाँ पे उन्होंने इंटरनल इन्वेस्टमेंट नहीं है या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट वहाँ उस सेक्टर में नहीं किया जा सकता, जिससे सिर्फ कुछ शॉर्ट टर्म में ही या शॉर्ट रन में ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पे उस सेक्टर में ना ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी तरह से रिजल्ट आया और उससे ही यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़े। और ये ग्रोथनेस बढ़ती है, एक नज़र से देखें तो ये हमें पॉइंट लगता है कि ये अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल का है, बट ये उनका जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर वर्क करता है सिर्फ बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अंदर ही। तो इनकी सोच ये कहता है कि अगर ये ग्रोविंग पॉइंट के बारे में अगर फोकस किया जाए, एक फर्स्ट ऐसे सेक्टर को इन्वेस्टमेंट या टारगेट किया जाए जिससे इंस्टेंट ही यहाँ पे रिजल्ट आए, और ये रिजल्ट इस तरह से आए जो शॉर्ट टर्म में हमें दिखाई दे और इसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर पाए, क्योंकि ये कंट्री ऐसी होती है जहाँ पे उनकी रिसोर्सेस कम होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होता है, और ऐसे यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट की जाती है जिससे अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर अगर यहाँ पे सक्सेस होता है तो इससे रिलेटेड और भी सेक्टर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसे एक सेक्टर अगर सक्सेस होता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में की जाएगी जो वो भी सक्सेस होगी, और इससे इंटर लिंक जो सेक्टर होंगे वो भी डेवलप करेंगे। तो इससे ये होगा, एक तो सेक्टर यहाँ पे अपना डेवलपिंग करेगा, उसके साथ साथ उससे जो इंटर कनेक्टेड जो सेक्टर है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनके साथ थोड़ी कर दी जाए और वो भी अपना ग्रोथ में बढ़ाएंगे। बढ़ने के साथ साथ उनसे भी और इंटर कनेक्टेड जो सेक्टर होंगे वो भी डेवलप होंगे। तो ये नज़रिया मायर और बाल्डविन का जो है वो इंटर कनेक्टेड है, जो बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अंडर ही वर्क करता है। जो उनका जो स्क्वायर है सोच का बैलेंस ग्रोथ मॉडल का, उसके अंडर ही ये मायर और बाल्डविन का यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मॉडल वर्क करता है। तो इसके साथ साथ हमने देखा प्रोफेसर रोडान का व्यू, नर्स का बैलेंस ग्रोथ मॉडल किस तरह से था, ड्यूसनबरी इफेक्ट यहाँ पे हमें क्या एक्सप्लेन करता है, और फोर्थ हमने देखा था मायर और बाल्डविन का बैलेंस ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ पे इन चारों का जो यहाँ पे व्यू है यही हमें बैलेंस ग्रोथ मॉडल को समझने में हेल्प होती है, और ये किस तरह से वर्क करता है जिससे उस डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर आए और अपना ग्रोथनेस बढ़ाए। इसके बारे में ही ये चारों भी मॉडल या चारों सोच हमें एक्सप्लेन करते हैं, और इससे ही उस कंट्री की डेवलपमेंट होगी।
ऐसा ये एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी के साथ इसके कुछ एडवांटेज भी है जिससे बैलेंस ग्रोथ मॉडल को यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। वो है, एडवांटेज में फर्स्ट होता है लार्ज साइज ऑफ द मार्केट। मार्केट यहाँ पे लार्ज साइज में बनाने में यहाँ पे ये मॉडल हेल्प करता है। सेकंड है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। ये उस कंट्री के जो इंटरनल जो सेक्टर है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है वर्टिकल इकोनॉमिक्स। ये वर्टिकल इकोनॉमिक्स हमें ये कहता है जो उस कंट्री की जो ग्रोथनेस है, ये हमें ग्रोथनेस इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उसका जो एंगल है या उसका जो ग्रोथनेस का रेट है ये हमें वर्टिकली ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फोर्थ है डिविजन्स ऑफ लेबर। ये पॉइंट हमें ये कहता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है लेबर का, और लेबर यहाँ पे स्किली, नॉन स्किली और यहाँ पे सेमी स्किल, इस तरह के हमें यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे बनाने में हेल्पफुल होते हैं, जिससे उस कंट्री को किस लेवल के यहाँ पे लेबर की ज़रूरत है ये हमें मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बढ़ता है कैपिटल का। उस कंट्री को यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ाने में यहाँ पे कैपिटल इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेजमेंट टू प्राइवेट इंटरप्राइजेस। इनकरेजमेंट टू प्राइवेट इंटरप्राइजेस। जो इंटरप्रेन्योर है या इंटरप्राइजेस है ये बढ़ने में ये जो बैलेंस ग्रोथ मॉडल है ये हेल्पफुल होता है, जो लोगों को स्टार्टअप करने में या लोगों को अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करने में यहाँ पे हेल्पफुल कर देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड और भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जाने की वजह से और भी यहाँ पे जो लोगों का जो फॉरेन जो फ्लो है कैपिटल का ये आने में और भी हेल्पफुल होता है, जिससे उस कंट्री को उसकी फॉरेन जो कैपिटल है इसकी ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत पूरी होने में यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड और भी स्पेशलाइजेशन करने की वजह से या उस कंट्री के पॉलिसी चेंजेस करने के साथ साथ ये इनफ्लो हो सकते हैं। क्रिटिक इस तरह से है, यहाँ पे फर्स्ट है अनरियलिस्टिक या इग्नोर किया गया है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। उस कंट्री की रिसोर्सेज किस तरह से है इसे पूरी तरह से यहाँ पे या उनकी यहाँ पे रिसोर्सेज को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है, जिसे सिर्फ यहाँ पे फोकस किया गया है ये सब लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उस कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। बट उस कंट्री में रिसोर्सेज की क्या
स्टेटस है ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह के वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसे कुछ भी तरह की किसी भी तरह के यहाँ पे सोचा नहीं गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इग्नोर किया गया है नीड्स ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं की गई है, ऐसा अदर इकोनॉमिक्स यहाँ पे सोचते हैं, क्योंकि पूरी तरह से अगर एक ही तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है सभी सेक्टर में, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में या ह्यूज टाइप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये कहाँ से आएगा? तो किस तरह से क्या इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि सभी जगह पे यहाँ पे सेम इन्वेस्टमेंट करें? जहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, यहाँ पे किसी तरह का यहाँ पे प्लानिंग नहीं किया गया है, जिसे यहाँ पे अनप्लानिंग किया गया हुआ ये मॉडल यहाँ पे समझा जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट आएगा या उनकी जो इनफ्लो होगा, इसे यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे डिस इकोनॉमिक्स समझा गया है। यहाँ पे सिर्फ इंटरनल यहाँ पे जो फैक्टर है इसे इम्पोर्टेंट दिया गया है, और यहाँ पे इग्नोर किया गया है एक्सटर्नल या फॉरेन से आने वाली हेल्प या कैपिटल जो फॉरेन कंट्री से आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, उससे उस कंट्री की जो ग्रोथनेस बढ़ेगी, इसे पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेम पॉलिसी यहाँ पे समझा गया है डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी है, इसे ग्रोथनेस हेल्प करने में यहाँ पे सेम पॉलिसी यहाँ पे यूज़ होती है, जिसे सेम पॉलिसी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप है और जो अंडर डेवलप कंट्री है, उसके दोनों को ही अगर सेम पॉलिसी अगर यूज़ की जाए तो ये दिक्कत दे सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर किया गया है इन्फ्लेशन के बारे में। अगर एक ही साथ हर सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो किस तरह की यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे बड़ी मात्रा में बढ़ सकती है, और यही इन्फ्लेशन उस कंट्री को और भी दिक्कत दे सकती है। इसके बारे में किसी तरह का यहाँ पे सुझाव नहीं दिया गया है, ना ही इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये इन्फ्लेशन उस कंट्री को और भी दिक्कत दे सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। अगर एक ही साथ इन्वेस्टमेंट करें तो उसके साथ साथ कंपैरेटिव कॉस्ट किस तरह से अगर आएगा, इसके बारे में कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया है, ना ही इसके बारे में कुछ कहा गया है। तो ये कंपैरेटिव कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और इसके बारे में अगर सोचे तो ये हर सेक्टर में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे, तो ये सुझाव अगर ये गलत हो सकता है। तो इसी के साथ, इस क्रिटिक्स के साथ, ये हमारा आज का ये टॉपिक जो बैलेंस ग्रोथ मॉडल को एक्सप्लेन करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।